मैं अनुपाल राठी गार्ड संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से आज हम पहुँचे हैं रामभूमि खेड़ा में और डॉक्टर जितेंद्र आर्य जी के निवास पर। आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में कृषि वैज्ञानिक हैं और आप जो है ऑर्गेनिक खेती स्वयं भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं और सभी किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करते हैं। आप जो है आपके पास देसी गाय हैं, मतलब फुल आपका जो विजन है वो सब कुछ ऑर्गेनिक पे आधारित है, क्योंकि आजकल जो है ये रासायनिक जो खेती हो रही है, रसायन डाल रहे हैं, तो इससे क्या है कैंसर जैसी ऐसी लाइलाज बीमारी पैदा हो रही है, तो आदमी का जीवन संकट में पड़ता जा रहा है। आज हम ऑर्गेनिक खेती के विषय में ही डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आप जो है आप स्वयं भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप जो है और किसानों को भी ऐसी सलाह दें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो वो इस खेती को अपनाएं और इस खेती को क्यों अपनाएं। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद राठी जी। आप हमारे यहाँ पधारे और जैविक खेती अथवा प्राकृतिक खेती पर आपने वीडियो शूट करने की योजना बनाई, जो कि आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और समय की मांग है। जी, भारत सरकार दो तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जी, इसके दो सिद्धांत हैं। जी, एक को जिसको भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया है जैविक खेती के रूप में, जी, और दूसरा खेती का सिद्धांत है प्राकृतिक खेती के रूप में। जी, तो सरकार ने काफ़ी लंबे समय तक अनुसंधान और प्रयोगों के माध्यम से ये तय पाया जी, कि जैविक खेती रासायनिक खेती की तरह से ही खर्चीला कार्यक्रम है, जी, जबकि इसके विपरीत प्राकृतिक खेती किसानों के लिए एक सस्ती तकनीकी है और देसी गाय पर आधारित है। जी, तो वर्तमान में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में लगी हुई है। जी, अब बात ये आती है कि वर्तमान में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है। जी, सबसे पहली आवश्यकता कि लंबे समय से रसायनों का प्रयोग करने के कारण हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति काफ़ी कम हो गई है। जी, जब हमने रासायनिक खेती प्रारंभ की उस समय हमारी मिट्टी की का जैविक कार्बन 2% के आसपास था, जो गिरते गिरते वर्तमान में 0.2-0.3% रह गया है। इसलिए आज के समय में आवश्यक हो गया है कि हम प्राकृतिक खेती करें। पहला सबसे मूल कारण ये। जी, दूसरा कारण कि धरती माता के स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानव जाति का स्वास्थ्य भी काफ़ी गिरावट में है। जी, काफ़ी लोग बीमार हैं। कैंसर जैसी भयावह बीमारियां हमें रोज अपने चपेट में ले रही हैं। इन सब कारणों से भी प्राकृतिक खेती करना आवश्यक हो जाता है। तीसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि प्राकृतिक खेती में हमारी उत्पादन लागत कम होती है, जबकि रासायनिक खेती में दिन प्रतिदिन उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन रासायनिक खेती में या तो ठहर गया है या कम हो रहा है। जी, इन तीन मुख्य कारणों से आज के समय में प्राकृतिक खेती करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अब बात आती है कि इस विधा को कैसे सीखा जाए, कैसे किया जाए। जी,
प्राकृतिक खेती मूल रूप से देसी गाय पर आधारित है। मैं संक्षेप में बात करूंगा समय को ध्यान में रखते हुए। जी देसी गाय को इसलिए कि देसी गाय के गोबर गौमूत्र में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारी खेती के लिए और हमारे लिए लाभकारी है, और ये सूक्ष्म जीवाणु जमीन में पड़ी हुई पोषक तत्वों की मात्रा को परिवर्तित कर हमारी फसलों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए देशी गाय का महत्व है और कहा जाता है कि प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। जी प्राकृतिक खेती जब हम शुरू करते हैं तो 5-6 इसके मूल स्तंभ हैं जी जिनको अपनाकर हम प्राकृतिक खेती को आसानी पूर्वक कर सकते हैं और सफलता पूर्वक कर सकते हैं। जैसे पहला, बीजामृत। बीजामृत से हम ये गाय के गोबर गौमूत्र से तैयार किया जाता है जी और घर पे ही तैयार किया जाता है और ये बीज उपचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी दूसरा जो इसका मूल स्तंभ है वो है जीवामृत। जीवामृत को भी हम घर पे ही तैयार करते हैं, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़, पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी और पानी, इन सामग्री को मिलाकर हम जीवामृत तैयार करते हैं, जिसको हम सिंचाई के पानी के साथ और स्प्रे के माध्यम से फसलों में लगाते हैं। यह सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल होता है जीवामृत। ये हमारी फसलों में खाद का भी काम करता है जी ये हमारी फसलों में कीटनाशक का भी काम करता है और फफूंदीनाशक का भी काम करता है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तीसरा जो मूल स्तंभ है वो है आच्छादन प्राकृतिक खेती में। जी यानी कि हमारी जो मुख्य फसल है, जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गन्ना है, तो उसके बीच में जो खाली स्थान रहता है उसको मिट्टी को ढकना रहता है, मिट्टी को खुला नहीं छोड़ते, वर्ष भर खुली हुई मिट्टी को ढक के रखना होता है। इससे वो कई माध्यम से हम करते हैं, जैसे गन्ने की पत्ती फैलाकर, धान की पुआल फैलाकर या खरपतवार फैलाकर, या उसमें सह फसली लेकर दूसरी फसल की बुआई कर लेते हैं। इस तरह से हम आच्छादन करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आच्छादन के कई सारे लाभ हैं। खरपतवार नियंत्रण होता है, और जब हमारी जमीन ढकी रहती है तो हमारे सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए पर्याप्त मात्रा में अपनी एक्टिविटी करते हैं, और जो जमीन में केंचुए मिट्टी को खाकर उर्वरक के रूप में बदल के हमारे पौधों की जड़ों के पास पहुंचाते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों का भंडार भरा पड़ा है उसको बदलकर उपलब्ध अवस्था में फसलों को उपलब्ध कराते हैं। जी चौथा जो हमारा इसका मूल स्तंभ है वो है वापसा। वापसा से मतलब एक आदर्श अवस्था को नाम दिया गया है वापसा, और वो आदर्श अवस्था क्या है? हमारी मिट्टी के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको रंध्रावकाश कहते हैं, और उस रंध्रावकाश में 50% नमी, 50% वायु होनी चाहिए। इस आदर्श अवस्था को वापसा का नाम दिया गया है। यानी कि हमारी फसलों को पानी की आवश्यकता नहीं है, केवल नमी की आवश्यकता है, और यदि हम खेतों में केवल नमी बनाए रहते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा और अधिक होता है। इसके लिए 2 तरीके हैं कि टपक सिंचाई विधि अपनाएं या एकांतर नाली सिंचाई विधि अपनाएं। इस तरीके से हम अपने खेतों में वापसा की स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। अगला जो इसका महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है सहजीवन। जी हमें प्राकृतिक खेती में ये ध्यान करना होता है कि हम एक से अधिक फसलें एक साथ लें और ऐसी फसलों का चयन करें जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे हमारी मुख्य फसल है गन्ना, जी तो गन्ने के साथ यदि हम उड़द, मूंग यानी कि दलहनी फसलें लेते हैं तो दोनों फसलें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। दलहनी फसलें क्या काम करती हैं कि वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के जमीन में फिक्स करती है जो हमारी मुख्य फसल को प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे इसके मूल स्तंभ हैं। यदि हम इनको सबको ठीक से समझ के अच्छे से अपने खेतों में एक साथ लागू करते हैं तो जो भय है किसानों के दिमाग में कि पैदावार तेजी से गिरेगी,
फिर नहीं गिरती। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ठीक है नहीं। धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब ने काफ़ी थोड़े शब्दों में बड़ी बात कही है, मतलब काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक खेती के हमें क्या फ़ायदे हैं और उसको हमें किस तरीके से अपनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये प्राकृतिक खेती देसी गायों पर आधारित खेती है। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च भी हो चुकी है कि जो अमेरिकन या दूसरे देशों से आई हुई नस्लें हैं, वे जो है स्वास्थ्य के लिए उनका दूध जो दूध भी अच्छा नहीं है। और देसी गाय का दूध जो है एक अमृत समान है। बिल्कुल। जो हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय का दूध अमृत समान है। जी। तो वो हमारी जो देसी गाय हैं, हमारे देश की जो देसी गाय हैं, उन्हीं का दूध अमृत समान है। जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, उनका दूध जो है वो उसमें बहुत कहना चाहिए वो डायबिटिक भी है। उससे पता लगा कि वो डायबिटीज भी पैदा करता है। और ये जो देसी गाय का दूध है ये वास्तव में अमृत के समान है। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि डॉक्टर साहब से जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल के वार्ता की जाए। जी। आप जो है हस्तिनापुर कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और समय समय पर किसान गोष्ठियों में भाग लेते रहते हैं। और ये डॉक्टर साहब का ये प्राकृतिक उत्पाद है। देखिएगा आप जो है ये एक नज़र डाल के, ये मतलब जो है तो चीज़ होती है कि वो सिर्फ जो है भाषण तक होती है, लेकिन एक चीज़ ये होती है जो वे स्वयं भी करते हैं, यानी स्वयं भी उसे अपनाते हैं। बिल्कुल। वेद चीज़ को समझा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। आप बता रहे हैं।